हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो साहिब वाली जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग वाली वो यहाँ तक अपने देख ली थी। जो सीमापुरी की जो कहानी है वो अपन देखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट जो हो चुका है वो पहले देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट आप देखें, ठीक है। तो आज की अपन जो क्लास है उसमें अपन बात करेंगे जो सीमापुरी जो जगह है जहाँ पे ये जो बच्चे रहते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वो जिस एरिया में रहते हैं वो जगह है सीमापुरी। एक तो इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा अपन एक मुकेश है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो एक लड़का और है उसकी भी अपन कहानी देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो यहाँ से देखते हैं, इतना अपन ने ऊपर तक अपन ने पूरा कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। अपन बात करते हैं यहाँ से। तो मैं शुरू बताता हूँ आपको। माई एक्वेटेंस विद द barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। अभी माई कौन है? अपनी राइटर है अनीश जंग, ठीक है। जो माई एक्वेटेंस यानी कि उसकी जो जानकारी है वो किन से होती है? बेयर फुट रैग पिकर से। जो 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 नंगे पैर जो कूड़ा बीनने वाले लड़के हैं उनसे उनकी जानकारी होने के बाद उसको कहाँ लेके जाती है? उसको सीमापुरी के अंदर लेके जाती है। यानी कि जो अपनी अनीश जंग जो राइटर है, उनके कूड़ा बीनने वाले जो लड़के होते हैं उनसे जानकारी होने के बाद वो कहाँ जाती है? सीमापुरी में जाती है, जहाँ ये लोग रहते हैं। पैलेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली yet miles away from it। अब ये क्या बता रही है? जो सीमापुरी जो जगह है वो कहाँ है? ये दिल्ली के अंदर है। ये दिल्ली की सीमा पर स्थित है। यानी कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली के अंदर ही एक जगह है, वहां पर है। ये दिल्ली की सीमा के अंदर ही आती है। दिल्ली की सीमा में आती है तो सुख सुविधाएं सारी होनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी सुख सुविधाएं ऐसी नहीं है। और इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि दिल्ली में होते हुए भी ये दिल्ली से मीलों दूर है, ठीक है। ये मेटाफोरिकल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है। Those who lived here are squatters who came from बांग्लादेश बैक इन 1971। यानी कि जो यहाँ जो लोग रह रहे हैं इस सीमापुरी के अंदर, वो लोग 1971 में बांग्लादेश से आकर यहाँ बस गए थे, ठीक है। साहिब फैमिली इज अमंग देम। जो साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइडरनेस। अब जो सीमापुरी है वो एक उजाड़ इलाका है। वो यानी था सीमापुरी कैसा इलाका था? जो उजड़ा हुआ इलाका था, ठीक है। इट स्टिल इज, जो आज भी है, आज भी वैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब यह खाली नहीं है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड tarpaulin devoid of sewage, drainage और running water live 10,000 rag pickers, ठीक है। अपन यहाँ तक देखते हैं। ये बता रहा है कि जो यहाँ ये जो लोग रह रहे हैं सीमापुरी के अंदर, उनके जो घर है वो कैसे बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। और उनकी जो छतें हैं वो टीन और तिरपाल की है। किसकी है? टीन और, ये टीन दे रखा है ना, इसकी छत है उसकी। तिरपाल की उसकी क्या है? छत है। और वहां पर ना तो कोई सीवरेज की व्यवस्था है, ठीक है। ना कोई नदी नाले हैं वहां पर, ठीक है। और ना कोई सही पानी का जो नल निकास होता है ना वो भी नहीं है। और यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? ये कम 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं यहाँ पर, यानी कि 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। ये क्या कह रहा है कि ये जो यहाँ रह रहे हैं वो 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड। यानी बिना पहचान और बिना जो परमिट है उसके विदाउट ये यहाँ 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। बट विद द राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। यानी कि इनके पास जो है राशन कार्ड है, जिनमें इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाता है। और वे इस वोटर लिस्ट में नाम आने की वजह से उनको क्या है? अनाज मिल पाता है, ठीक है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब ये लाइन देखो, इसमें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखो ये लाइन आ रही है। ये एरिया है सीमापुरी का पूरा पूरा। देखो चारों तरफ कचरा ही कचरा है। ये तिरपाल लगे हुए हैं, टीन के ऊपर ये छत है इनकी। तो ये एरिया है सीमापुरी का, ठीक है। तो ये जो लाइन है, फेमस लाइन ये दे रखी है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। यानी जीवित रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी क्या है? भोजन है, ठीक है। जीवित रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी क्या है? भोजन है, ठीक है। आगे बात करते हैं।
If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यहाँ तक इसका एक साथ अपन देखेंगे। जब मैं उनको ये पूछता हूँ कि तुम जो अपनी जो सुंदर जो हरी भरी जो धरती थी बांग्लादेश वाली और वहाँ की जो नदियां थी तुमने उनको क्यों छोड़ा। कौन पूछती है? ये अनिस जंग पूछती है। किन को पूछती है? इन लेडीज को पूछती है। ठीक है। तो फिर ये लेडीज में से एक लेडीज जवाब देती है इनमें से, जिसकी साड़ी फटी हुई रहती है। तो फटी हुई साड़ियों में से एक लेडीज जो है वो महिला है। वो महिलाओं का जो समूह रहता है उनमें से एक महिला कहती है कि अगर दिन ढलने से पहले, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन ढलने से पहले हम अपने परिवार का पेट भर सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, और हम जो बिना भूखे पेट सो पाते हैं, वी वुड रादर लिव हियर देन दैट फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। ये कहती है कि तो जो जो बांग्लादेश के जो खेत है उनके बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। नहीं, बांग्लादेश के खेतों में इनको कोई अनाज नहीं मिलता था। तो ये अनिश जंग है, इनको महिलाओं का जो एक समूह रहता है जिनकी साड़ियाँ फटी रहती है, तो उनको पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए बांग्लादेश की जो जगह है उसको छोड़ के। तो एक महिला बोलती है कि हम वहां पे इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहां के खेतों से हमें कोई अनाज नहीं मिलता, और यहाँ हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा परिवार है उसका पेट भर जाता है और हम भूखे नहीं सोते, तो हम यहाँ रहना पसंद करते हैं। ठीक है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी इन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना टेंट वहीं गाड़ लेते हैं। बिकम ट्रांजिट होम, जैसे कि अस्थायी जो घर होते हैं वैसे बन जाते हैं उनके। ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो बच्चे हैं इन्हीं घरों में बड़े होते हैं और जीवित रहने के संघर्ष में जो अपने माता पिता हैं उनके साथ क्या करते हैं, वो साथ देते हैं, उनके साथ भागीदारी निभाते हैं, पूरा काम करने में उनके भागीदार बन जाते हैं एक तरीके से। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जो सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? कूड़ा बीनना, यानी कि सीमापुरी में सर्वाइवल करने का मतलब है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज क्वाइट द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है। तो यहाँ तक देखते हैं, जो थ्रू द ईयर्स यानी पिछले कई सालों में, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कि ये जो काम जो है उनका कौन सा, कूड़ा बीनना, उनके लिए एक क्या हो गया, एक कला बन गया एक तरीके से अच्छी, यानी वो बोलते हैं फाइन आर्ट बन गया एक तरीके से, यानी कि ये इसमें काम करने में क्या हो गए, माहिर हो गए। ठीक है। गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, अब जो उनके लिए जो कूड़ा है वो सोने के समान हो गया। इट इज देयर डेली ब्रीड ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ। यहाँ तक देखते हैं इसको, जो कूड़ा है उनके लिए कैसा हो गया, सोने के समान हो गया। इट इज देयर डेली ब्रीड, अब ये क्या है, उनकी रोज, उनकी जो रोजी रोटी है ये रोज का काम हो गया, और उनके सिर पर जो छत है वो रूफ ओवर देयर हेड्स, इनकी जो छत है चाहे वो भले ही कैसी हो, टपकती हो, लीकिंग करती हो, लीक करती हो तो उनकी छत चाहे से, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी कहीं बढ़कर है। यानी कि उनका जो कूड़ा बीनने का काम है वो इस काम में इतने माहिर हो गए हैं कि उनको इनकी आदत हो गई, चाहे उनके घर की जो छत है वो चाहे टपकती रहे, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें इसमें कभी कभी सिक्के या नोट मिल जाते हैं जो उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं होते, यानी कूड़े के अंदर उनको कोई सिक्का मिल जाता है, कुछ भी कीमती चीजें मिल जाती है, तो वो उस काम को एक राजी होके करते हैं कि कुछ मिलेगा आज नया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ अपने बात करेंगे साहिब की। तो साहिब क्या कहता है, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब से। साहिब क्या कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मुझे मिल जाता है, यानी 10 रुपए का देखो नोट इसको मिल रहा है कचरे के अंदर। ठीक है। ये अपना साहिब है। ठीक है। कौन है ये? साहिब। ठीक है। फोटो कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट करके। हिज आईज लाइटिंग अप, और जो उसकी आंखें हैं उसकी आंखों में क्या है, चमक लाते हुए वो कहता है, यानी कि अपनी आंखों में वो चमक लाते हुए कहता है, साहेब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिलता है और यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपए भी मिल जाते हैं।
व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। ये कह रहा है कि जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, किसमें? हीप का मतलब हो गया ढेर, और कैसा? गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में क्या मिल जाए? एक सिल्वर कॉइन। अगर ये सिल्वर कॉइन मिल जाता है आपको कूड़े के ढेर में, तो आप क्या करते हैं? यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। तो आप उसको खोजना बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग ऑफ मोर। क्यों नहीं बंद करते? क्योंकि आपको और मिलने की उम्मीद बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ तक देखते हैं इसका इट मीन्स वाले का। यानी कि इट मीन्स ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग, जो कूड़ा है उसका मतलब क्या होता है? अलग होता है। व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता के लिए इसके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped in wonder, for the elders it is a mean for of survival। ठीक है। तो बच्चों के लिए यह आश्चर्य यानी वंडर जो होता है, आश्चर्य में जो लिपटा हुआ होता है, जबकि बड़ों के लिए क्या होता है? जीवित रहने का एक क्या होता है? एक सिर्फ साधन होता है, मीन होता है, सर्वाइवल होता है। किसके लिए? बड़ों के लिए। छोटे बच्चों के लिए तो क्या होता है? ये आश्चर्य होता है, क्योंकि उसको ऐसे रहता है कि आज कुछ मिलेगा। लेकिन बड़े जो होते हैं वो समझदार भी होते हैं, उनको पता है कूड़ा कौन उठाता है, कूड़े में कौन जाता है। तो वो एक सिर्फ अपना क्या करते हैं, आजीवन जीने के लिए एक ऐसे मान लो उसको एक माध्यम मानते हैं, जीवित रहने का एक साधन मानते हैं वो। ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। ठीक है। वन विंटर, यहाँ से देखते हैं सर्दियों की एक सुबह होती है। आई सी, मैं देखती हूँ। आई कौन है यहाँ पर? अनिस जंगा अपनी राइटर। वो किसको देखती है? साहेब को देखती है, जो कहाँ खड़ा रहता है? फेंस फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड, जो उनके जो पड़ोस के क्लब के बाहर जो बड़ा गेट लगा रहता है, वहां उसको खड़े देखती है। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और जो क्या करता है, जहाँ जो दो सफेद कपड़े पहने रहते हैं दो लड़के, उनको देखता है वो। ठीक है। और वो क्या कर रहते हैं? प्लेइंग टेनिस। वो क्या करते हैं? टेनिस खेलते रहते हैं। यानी कि ये अपना साहिब है, और ये जो दो दो लड़के हैं इनको ये देख रहा है। और कहाँ देख रहा है? ये जो फेंस लगी हुई इसके पास खड़ा है, यहाँ से इन दोनों लड़कों को ये देख रहा है। और इसको देख रही है कौन? अपनी जो राइटर है, आई, यानी कि अपनी जो राइटर है अनीस जंग। ठीक है। तो ये इनको देख रहा है और वो इसको देख रही है। तो क्या देख रही है? कि सर्दियों की एक सुबह होती है, जो साहिब को पड़ोस के क्लब के बाहर जो गेट लगे रहते हैं उसके पास खड़ी देखती है, जहां वो सफेद कपड़े में पहने जो दो लड़के हैं उनको टेनिस खेलते हुए देखती है। ठीक है। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह धीरे से गुनगुनाता है। कौन 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 गुनगुनाता है? ये ही कौन है? ये ही है अपना साहिब। साहिब थोड़ा सा धीरे से गुनगुना के बोलता है कि मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब ये बात कहाँ से खड़ा होकर बोलता है? जो बाहर होता है अपना, जो ये फेंस होती है लोहे की, जो ये चादर होती है, ये जालीदार जो आपको फोटो में दिख रही है, इसके पास खड़े होके वो उसको देखने में संतुष्ट होता है। ठीक है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड। अब ये बोलता है जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है मुझे क्या करता है? वो झूले का उपयोग करने देता है। जो झूले होते हैं, जो स्विंग होते हैं, उनका उपयोग करने देता है। ठीक है। साहेब थू इज वेयरिंग टेनिस शूज, जो साहेब है वो भी टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक्स, जो दिखाते हैं, स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब जो उसकी जो डिसकलर्ड जो है ना, एक तरीके से मान लो कि जो उसने पहन रखा है उसका मतलब जो ऊपर पहन रखा है उसका जो कलर है वो एक जैसा, एक एक कलर नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार के कलर है। यानी कि ऐसे मान लो कि ऐसी ड्रेस पहन रखी है जो पुरानी हो चुकी है, घिस चुकी है, फीकी पड़ चुकी है, फटी हुई है। ठीक है। तो वो शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब सा लग रहा है। जिसने क्या पहन रखे हैं? टेनिस के जूते पहन रखे हैं, टेनिस शूज पहन रखे हैं। देखो ये इसके अभी फोटो के अंदर मैंने कोशिश की है इसको दिखाने की। देखो व्हाइट शूज पहन रखे हैं ना यहाँ पे, टेनिस शूज इन बच्चों की तरह के पहन रखे हैं। ये इसका शॉर्ट्स हो गया, ये शर्ट हो गई, दोनों इसमें देखो डिफरेंट कलर है, सारे के सारे अलग अलग कलर है। ये पुराना फटा हुआ जो है उसका शर्ट है, और इसका शॉर्ट्स है। ठीक है। और उसके ऊपर ये जो व्हाइट शूज पहन रखे हैं वो क्या कैसे लग रहे हैं? ये एक अजीब सा लग रहा है। ठीक है। समवन गेव देम टू मी, यानी किसी ने ये मुझे दिए थे। ये कौन बोल रहा है? ही सेज, ये साहिब बोल रहा है कि ये इसको किसी ने दिए हैं।
इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, यह सफाई देते हुए कहता है। ठीक है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, यानी द फैक्ट यानी जो बात तो ये है, जो तथ्य है वो ये है कि दे आर डिस्कार्डेड, वो फेंके हुए हैं। वो किसके फेंके हैं? अब इसको जो जूते मिले हुए हैं ना, वो किसी के फेंके हैं, और किसके फेंके हुए हैं वो आगे देखते हैं। शूज ऑफ सम रिच बॉय, यानी किसी जो अमीर जो लड़का है उसके फेंके हुए, यानी तथ्य ये है कि किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, अमीर लड़के ने उनमें से किसी एक में छेद होने के कारण उसने वो फेंक दिए थे, और उसने उसको पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट बॉदर हिम, ठीक है। जो साहिब है ये इसको कोई परेशानी नहीं कर, यानी कि जो उसको जूते मिले थे वो किसी अमीर लड़के ने फेंके थे, और वो क्यों फेंके थे? क्योंकि उन जूतों में से किसी एक जूते के अंदर होल था, और वो होल उस अमीर लड़के को तो परेशान कर रहा था, लेकिन ये जो होल है इस साहिब को कोई परेशानी नहीं करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, उस व्यक्ति के लिए जो हमेशा नंगे पैर चला हो। किसके लिए? फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, जो नंगे पैर चला हो। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी कि उसके लिए तो जो एक छेद वाला जूता है वो भी एक सपने से के सच होने के जैसा लगता है उसको। ठीक है, जो सपना होता है ड्रीम कम ट्रू, यानी कि अब जो साहिब है उसके पास तो पहले कोई ऐसे भी जूते नहीं थे, वो हमेशा नंगे पैर चलता था। अब इसको दो जूते मिले, लेकिन एक जूते के अंदर वो होल है, लेकिन इसके लिए तो ये एक सपने से कम नहीं है कि उसके पास अब दोनों पैरों में क्या आगे जूते आगे। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, जो लेकिन वो जो खेल देख रहा था, जो भी टेनिस वाला देख रहा था, वो इसको इतनी इंटेंटली देख रहा था, तन्मयता से देख रहा था कि उसकी पहुंच से ये क्या था, ये बाहर था, आउट ऑफ हिज रीच। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं दिस मॉर्निंग वाला। आज सुबह, दिस मॉर्निंग आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, ये साहिब जो है दूध के बूथ की ओर जा रहा था, यानी कि मिल्क बूथ के ऊपर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड। अब ये कौन कहता है? साहिब कहता है। किसको कहता है ये कहता है अपने जो राइटर है उसको कहता है। क्या कहता है? कि उसके जो हाथ में जो एक स्टील का जो कनस्तर होता है, यानी डिब्बा होता है उसके हाथ में, क्या होता है? स्टील का डिब्बा। ये देखो स्टील का, इसके हाथ में क्या है? ये डिब्बा है स्टील का। ठीक है। और आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब ये क्या कर रहा है कि अब मैं सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी अब मैं काम करता हूँ कहाँ? चाय की जो दुकान है वो किस साइड है? जो सड़क है, सड़क के किनारे पर एक चाय की दुकान है, वहां पर ये काम करता है। और ये क्या करता है? इशारा करता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब जो दुकान है वो जैसे मान लो ये है दुकान, और ये इशारा कर रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसके हाथ में क्या है? जो टिन का डिब्बा है वो है साथ में। इसको अनिश जंग पूछते तो ये कहता है कि मैं अब चाय की दुकान के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। आई एम पेड 1800 रुपी एंड ऑल माई मील्स, अब ये कहता है मुझे 800 रुपये और सारा खाना मिल जाता है, यानी उसको 800 रुपये मिलते हैं, उसके अंदर उसको खाना भी मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, तो जो राइटर है वो उसको पूछते हैं क्या उसे ये काम पसंद है। आई आस्क, आई कौन है? राइटर है अपनी। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसका जो चेहरा है वो मैंने उसको देखा, और उसका जो चेहरे पर वो उसको मेरे को क्या लिख रहा कि बेफिक्री वाला जो भाव होता है वो गायब हो गया था। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट, गायब हो गया था। ठीक है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carrying so lightly over his shoulder, अब जो स्टील का जो डिब्बा था उस प्लास्टिक की थैली से भी कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि वो अपने कंधे पर उसको इतनी अच्छे से लेके जा रहा था उसको। ठीक है। द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो थैला था वो उसका अपना था। द बैग वाज हिज, यानी जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो जो उसका जो टिन का जो डिब्बा था, जो कैनिस्टर था उसका, वो किसका था? वो चाय की दुकान का था। ठीक है। कैनिस्टर
कौन से आदमी का था? जिसकी चाय की दुकान थी। यानी कि ये जो बैग है ये तो इसका खुद का है, जो टीन के डब्बे से ज्यादा बड़ा है, जो कंधे पे रख रखा है इसने। और ये जो टीन का डिब्बा है ये इस चाय वाली दुकान का है। ठीक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि पहले खुद कूड़ा उठाने का काम करता था, उसमें जो भी मिलता था ये अपनी मर्जी का मालिक था। अब ये किसी चाय की दुकान पे काम करने लग गया, जिसको 800 रुपये वहां मिलते हैं, उसमें साथ में इसको खाना भी मिलता है। तो अब ये किसी और के नीचे काम कर रहा है, एक तरीके से नौकर की तरह काम कर रहा था, अभी खुद का मालिक नहीं रहा। तो ये अपने साहिब वाली कहानी थी। आगे अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपनी कहानी है वो है एक मुकेश नाम का, जो अपना वो पात्र आएगा उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी स्टोरी देखेंगे मुकेश की। नेक्स्ट अपनी जो स्टोरी चल रही है वो मुकेश का नाम का एक लड़का है उसकी चलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। तो मुकेश है वो क्या बोलता है? मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पे जोर देता है और वो घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो आई कौन है? ये अनीस जंग है, जो पूछती है कि तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इसका थोड़ा बहुत भी पता है कि तुम्हें कार चलाना भी आता है कि नहीं आता? ठीक है। तो वो पूछती है कि तुम्हें कार चलाना भी आता है कि नहीं आता। ठीक है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। ये क्या बोलता है? कि मैं कार चलाना सीखूंगा, और वह मेरी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब देता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज। उसका जो सपना था वो एक मिराज की तरह दिखाई दे रहा था। कैसा? एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धुंधला सा कैसा स्ट्रीट, जो गलियां है, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। यानी कि उसका जो सपना था, फिरोजाबाद की जो गलियां थी उनके जो धूल है उनके बीच जो एक मर्ग तृष्णा होती है, मिराज जो होती है, मिराज का मतलब हो गया जो दूर से जो सच लगे और पास जाने पर गायब हो जाए। यानी कि अपन जैसे रोड के ऊपर चलते हैं तो अपने को पानी दिखाई देता है, और जब पास जाते हैं तो पानी नहीं दिखाई देता, फिर ये आगे चला जाता है। तो ये मतलब जो चीज दिखाई देती है वो पास जाने पे वो मिलती नहीं है। ठीक है। तो ऐसा इसको क्या होता है? मिराज होता है। तो इसका जो सपना था फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच, तो धुंधला सा दिखता है। और जो शहर है वो फिरोजाबाद, वो कैसा था? जो फिरोजाबाद जो शहर है उस वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बैंगल्स के लिए, यानी कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो शहर था वो फिरोजाबाद। तो ये लड़का कहाँ का था? फिरोजाबाद का। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। यानी कि जो फिरोजाबाद जो है उसका जो हर दूसरा परिवार है वो चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग। अब ये क्या है? भारत का जो कांच के उद्योग है उसका वो क्या है? एक केंद्र है, इंडस्ट्री यानी उद्योग का केंद्र है। वह जहाँ फैमिली यानी परिवार हैव स्पेंट जनरेशन, जो अपनी पीढ़ियां बिता देते हैं वर्किंग, काम करते हैं, अराउंड फाइनेंस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इन स्टीम्स। अब ये देखो इसको, यानी कि जो भटिया होती है ना, फर्नेंस, इसके चारों तरफ काम करते हुए अपनी क्या पीढ़ियां गवा देते हैं? वेल्डिंग ग्लास। वेल्डिंग ग्लास का मतलब हो गया जो कांच को जोड़ते हुए, और मेकिंग बैंगल्स, और जो चूड़ियां बनाते हुए। ऐस फॉर ऑल द, ऐस मानो, इट सीम्स, यानी कि ऐसा मानो जैसे पूरे भारत की चूड़ियां यही बनती है, यानी पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं वो जो चूड़ियां हैं उनका बनने का जो काम होता है उस मान लो कि यहीं पर बनता है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से मैं आपको यहाँ से इसको यहाँ तक थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ कि जो ये पूरी लाइन देख लो। ये जो फिरोजाबाद है, जो भारत का जो कांच उद्योग है उसका क्या है? एक केंद्र उद्योग है। ठीक है, केंद्र है वहां का, जहाँ जो परिवार है वो अपनी पीढ़ियों, जो पीढ़ियां होती है उनकी जो भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, और जो कांच है उनको जोड़ते हुए। ठीक है। और जो मानो ऐसा लगता है जैसे कि जो पूरी दुनिया की जो महिलाएं है ना, उनके लिए चूड़ियां बनाने का काम यहीं पर ही होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, मुकेश फैमिली इज अमंग देम। तो जो मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं इसको एक बार। जो मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि ये जो जैसा काम मुकेश जैसे बच्चों के साथ ये काम हो रहा है, ये यहाँ पर कैसा था? इलीगल था यहाँ, यानी कि गैर कानूनी था। ठीक है।
इन द ग्लास फर्नेस, ये जो कांच की फैक्ट्री थी उसके अंदर, ये कैसा काम था, इलीगल था। विद हाई टेम्परेचर, जो जो तापमान होता है वहां पर कांच की भट्टियों में, वो ऊंचा तापमान होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां। इंडिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और जो वहां पर जो कांच की भट्टियां है वहां पे भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली अंधेरी कोठरियां, कोठरियां नहीं, डिग्नी सेल्स होती है ना अपने, जो अंधेरी कोठरियां कोठरियां होती है, वहां ये काम करते हैं। तो उनका, इन बच्चों को पता नहीं होता है कि ये ऐसा काम करना गैर कानूनी होता है, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे समझो तो मुकेश जैसे बच्चों के लिए उस तापमान वाली कांच की भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली अंधेरी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे बात करते हैं हम। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यानी कि अगर जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, would get him and all those 20,000 children out of the hot furnace, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, पीछे लाइन थी दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यानी कि अगर कानून को सख्ती से लागू किया जाए तो वो क्या हो सकता है। तो कानून को सख्ती से लागू करने के बाद जो 20,000 जो बच्चे हैं उनमें, जो 20,000 बच्चे हैं वो उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाले जा सकते हैं, गर्म भट्टियों में। इसका मतलब हो गया भट्टियां, ठीक है। अगर कानून लागू होता है तो 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट हावर्स, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, यहाँ तक देखते हैं। जहाँ वे दिन के उजाले के जो घंटे हैं कड़ी मेहनत करते हैं, स्लग यानी मेहनत करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया स्लॉग यानी मेहनत, ठीक है। दे स्लोक देयर डे लाइट हावर्स, यानी जो दिन के उजाले में घंटों कड़ी मेहनत करते हैं। ऑफन अक्सर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, यानी कि अक्सर वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं इसको। मुकेश आईज बीम, यहाँ से तो मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक उठती है जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए खुद आगे बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है, जो राइटर है उसको अपने घर ले जाने के लिए मुकेश क्या करता है, आगे बढ़ता है, और उसकी आंखें क्या है, वो चमक उठती है, जिसके बारे में उसको क्या होता है, विच ही प्राउडली सेज ही इज बीइंग रिबिल्ड, जिसके लिए उस बारे में वह गर्व से कहता है कि उसे फिर से बनाया जा रहा है, ठीक है। ही वॉक डाउन स्ट्रिंगिंग लाइन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम, जब वो मुकेश उसको अपने घर लेके जा रहा था किसको, अनिस राइट, अपने अनिस जंग जो राइटर है उसको, तो वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते की बात कर रहे हैं। वी वॉक डाउन स्ट्रिंगिंग लाइन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम कूड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरे, ठीक है। पास्ट होम्स, उन घरों के पास से, दैट रिमेन्स होवल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, और उन घरों के पास से जो उनकी जो दीवारें हैं वो कैसी थी, डहती सी, हिलती हुई सी, ठीक है। उबली डोर्स, जो दरवाजे हैं उनको कैसे मान लो हिलते हुए दरवाजे होते हैं वैसे दरवाजे थे। नो विंडो, उनकी कोई भी खिड़कियां नहीं थी। क्राउड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, जो झुग्गियों के अंदर जैसे लोग रहते थे जहाँ इंसान और जानवर एक साथ रह सके। एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट, ठीक है। अब इसको एक तरीके से समझो कि जब ये जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते की बात बता रही है कि जिन गलियों से हम गुजर रहे थे वो बदबूदार गलियां थी। उन घरों के पास जो जो डैती दीवारें थी, ठीक है, और जो खिड़कियां उनके पास थी नहीं, उनमें कोई खिड़की नहीं थी। और क्राउड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एक्सिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, यानी कि जैसे थे जहाँ इंसान और जानवर एक साथ अवस्था में, एक अवस्था में रह रहे हो, ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a ruby iron door with his foot and pushes it open, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं। ही स्टॉप, वह रुकता है एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक ऐसे घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक से रूबी आयरन डोर विद हिज फुट, जो अपने पैर से एक खिलते हुए लोहे के दरवाजे को खटखटाता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको धक्का देकर खोल देता है। यानी कि ये जो दरवाजा है लोहे का दरवाजा है, इसको पैर से खटखटाता है और इसको धक्का देकर खोल लेता है, ठीक है। ये अपनी राइटर आ गई, ये अपना आ गया मुकेश, ठीक है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, अब ये बोल रहा है कि हम आधे बने हुए कच्चे घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट दैट्स विद दैट डेड ग्रास, यानी कि इसके एक हिस्से में जो सूखी घास से छाया हुआ है, इज ए फायरवुड स्टोव,
over which sits a large vessels of sizzling spinach leaves। यानी कि एक लकड़ी का जो चूल्हा है उस पर जो उबलते हुए पालक की पत्तियों का एक बर्तन रखा हुआ है। सिजलिंग उबलते हुए स्पेनिश लीव्स यानी कि पालक की पत्तियां। ठीक है, एक बर्तन, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ, और ये चूल्हा है, इसके ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये जो घर है इसमें जब ये अंदर जाते हैं तो इसके एक हिस्से में सूखी घास जो है वो रहती है, और एक लकड़ी का जो चूल्हा होता है जिस पर उबलती हुई पालक की पत्तियों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, आगे देते हैं, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। यहाँ तक देखते हैं, ऑन द ग्राउंड से, जमीन पर जो रखी है बड़ी एल्यूमिनियम की जो प्लेटें हैं, ये रही, देखो ये रही। ठीक है, इनमें क्या है, कटी हुई सब्जियां रखी हुई है, देखो सब्जियां रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये रखी हुई सब्जियां। ठीक है, ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। यानी कि जो एक दुबली पतली जो युवती है वो पूरे परिवार के लिए क्या करती है, शाम का खाना बना रही होती है। यानी कि एक जो महिला है दुबली पतली सी रहती है, फ्रेल का मतलब दुबली पतली जवान महिला रहती है, पूरे परिवार के लिए क्या कर रही है, खाना बना रही है। कब का, शाम का खाना बना रही होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। यानी कि वह, उसकी जो आंखों में क्या है, धुएं से भरी हुई उसकी आंखें हैं, उसके बावजूद भी वो मुस्कुराती है। यानी कि उसकी आंखों में धुआं जाता रहता है फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और जो मुकेश है उसके बड़े भाई की ये पत्नी होती है। यानी कि मुकेश की कौन है, ये भाभी है। ये जो लेडी है ये कौन है, ये मुकेश की भाभी है। ठीक है, बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband, Mukesh and their father। यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, ये नोट मच यहाँ से, यानी कि जो लेडी है वो कौन है, मुकेश की बड़ा भाई है, उसकी पत्नी है, यानी मुकेश की कौन है, ये भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी उम्र में बहुत बड़ी न होने के बावजूद भी, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसने घर की जो बहू होती है उसके रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया। यानी कि इसकी उम्र बड़ी नहीं है फिर भी इसने बहू के रूप में सम्मान प्राप्त कर लिया और अपने जो घर की जिम्मेदारी है वो पूरी बखूबी से निभा रही है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, यानी कि जो पहले से ही तीन पुरुषों, जिसमें कौन कौन है, हर हस्बैंड यानी उसका पति, यानी मुकेश का बड़ा भाई खुद मुकेश हो गया, और उसके डियर फादर यानी उसके जो पिता है वो उसकी जिम्मेदारी वो क्या कर रही है, संभाल रही है। यानी कहने का मतलब है, उम्र में बहुत बड़ी ना होने के बावजूद भी वो घर की बहू के रूप में सम्मान मिलना उसको शुरू हो गया है। जो पहले से ही तीन पुरुष है, यानी कौन कौन है, मुकेश है, मुकेश का भाई है, यानी उसका पति हो गया महिला का, और उसके पिता की वो क्या कर रही है, जिम्मेदारी संभाल रही है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। अब जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति, यानी बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, उसका ससुर है, ये ससुर है। ठीक है, जब ये अंदर आता है तो ये क्या करती है, जो धीरे से उठती है और जो टूटी हुई दीवार होती है, जो ब्रोकन वॉल होती है, टूटी हुई दीवार होती है, उसके पीछे चली जाती है और क्या करती है, ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और जो घूंघट है, वेल यानी होता है घूंघट, क्या होता है, घूंघट होता है वेल यानी। ठीक है, वो क्या करती है, घूंघट कर लेती है उससे। यानी कि जो पुरानी अपने भारतीय संस्कृति में होता है ना, बड़ों से घूंघट करना, तो वैसे ये करती है। ठीक है, जब वो बुजुर्ग अंदर आता है, उसका ससुर अंदर आता है, एज कस्टम डिमांड्स, यानी जैसे कि जो अपने रिवाज है, डॉटर इन लॉ बहू मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। यानी कि जैसे कि रिवाज है, बहुओं को घर के बुजुर्ग जो पुरुष है उसके सामने चेहरे पर घूंघट करना चाहिए। ठीक है, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रूव्ड बेंगल्स मेकर। अब ये जो मामला है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो वो क्या करता है, एक गरीब है, चूड़ी बनाने वाला आदमी है ये। जो आदमी है ना, ये जो बूढ़ा व्यक्ति आया है, ये क्या करता है, ये जो चूड़ी बनाने का काम करता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। यहाँ तक देखते हैं, डिस्पाइट से लेके स्कूल तक देखते हैं। दोस्त, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद। ठीक है, फर्स्ट एज ए टेलर, यानी वह एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर्स, और फिर क्या करता है, चूड़ी बनाने वाले के रूप में,
एंड ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। वह न तो घर की मरम्मत करवा पाया और न ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाया। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो जो बुजुर्ग है वो सालों की कड़ी मेहनत करता है। तो सबसे पहले दर्जी के रूप में काम करता है, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम करता है, और इतना काम करने के बाद भी ना तो वो घर की मरम्मत करवा पाता है, ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाता है। ठीक है, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। तो वह केवल इतना ही कर पाया कि उसने वह सिखा दिया जो वह जानता था। और वो क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ी जो बनाने का जो काम होता है, उसकी कला है, वो उन बच्चों को उसने सिखा दी है। यानी कि जो जितना उस बुजुर्ग को आता था, वो उसने उसको अपने बच्चों को सिखा दिया। और उसने क्या सिखाया? चूड़ी बनाने का काम उन बच्चों को उसने सिखा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, यानी जो मुकेश की जो दादी है वो क्या कहती है? ये उसका कर्म है और यही उसका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। ठीक है, यानी कि जो दादी है जिन्होंने अपने अपने ही पति को चूड़ी के कांच के पॉलिश करने से जो जो धूल उठती है, जो धूल के कारण उसको क्या है, अंधा होते हुए देखा था। यानी कि जो बुजुर्ग है वो कैसा है? वो अंधा है थोड़ा सा आंखों से। यानी जो दादी है वो क्या कहती है? यही इनका कर्म है, यही इनका भाग्य है, क्योंकि उसने खुद अपने जो पति है उसको चूड़ियों की जो कांच के जो पॉलिश करते हैं, उस टाइम पे जो धूल उठती है उससे उसको अंधा होते हुए उन्होंने देखा है। कैन ए गॉड गिविंग lineage ever be broken? सी इम्प्लाइज, यहां तक देखते हैं इसको। कैन ए गॉड गिव, ये बोला है उनका इशारा इस ओर है, क्या भगवान द्वारा दी गई जो लिनीज है, जो वंशावली होती है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते हैं, वो कभी टूटेगी? यानी इसको कभी तोड़ा जा सकता है? यानी इसके जो दादा ने भी यही काम किया, इसके पिता ने भी यही किया, ये बच्चे भी यही कर रहे हैं। तो ये दादी बोल रही है और भगवान की तरफ इशारा करके बोलती है कि जो भगवान द्वारा जो ये जो वंशावली दी गई है हमारे को, क्या कभी ये तोड़ी जा सकती है? यानी कि मतलब इनके बच्चे कुछ अलग काम करेंगे इसके अलावा, चूड़ियां बनाने के अलावा। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। यहाँ तक देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, यानी चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होने के कारण, यानी कि ये जो जन्म लेते हैं चूड़ी बनाने वाले जो परिवारों में ये जन्म लेते हैं, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे कुछ नहीं देखते सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, घर में। इन द यार्ड, यार्ड क्या होता है? आंगन जो होता है उसमें। इन एवरी अदर हाउस, यानी दूसरों के घरों में भी वो क्या देखते हैं? चूड़ियां देखते हैं। एवरी अदर यार्ड, और सब भी दूसरों के जो आंगन है, उनमें भी यही देखते हैं, चूड़ियां। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की जो प्रत्येक गली है उनमें वो क्या देखते हैं? चूड़ियां ही देखते हैं। यानी स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो चूड़ियों के जो गुच्छे होते हैं उनमें कैसी कैसी चूड़ियां होती है। अब ये चूड़ियों की जो बातें हैं वो बताई जा रही है। जो सनी गोल्ड, यानी जो सुनहरी पीली होती है। पेडी ग्रीन, जो धान जैसी हरी होती है। रॉयल ब्लू, यानी कि जो रॉयल ब्लू जो कलर होता है वो। पिंक, गुलाबी, पर्पल, ये जो है इनके कलर बता रहे हैं। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो में जो 7 कलर होते हैं उन सातों रंगों के अंदर बनी हुई रहती है चूड़ियां। हर प्रकार के कलर की चूड़ियां ये बता रहे हैं। कहाँ पड़ी? लाई इन मंड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, ये कहाँ पड़ी हुई रहती है? जो आंगन है उनके उन आंगन में ढेर के रूप में पड़ी रहती है, यानी खूब सारे ढेर लगे हुए रहते हैं आंगन के अंदर। कार पिल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्स, यानी कि जो 4 पहियों की जो गाड़ी होती है जिसको हाथ से आगे धकेलते हैं, उस गाड़ी की बात करें, उस गाड़ी के ऊपर भी ये चूड़ियां पड़ी रहती है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लाइंस ऑफ द सेंटी टाउन्स, और जो युवा लड़के होते हैं जो इस झुग्गी बस्ती की तंग गलियों में उसको धकेलते हुए ले जाते हैं। नैरो लाइंस, यानी ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ये चूड़ियों की बात करें कि हर जो इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उस उतने रंग की ये चूड़ियां होती हैं। और वो कहाँ पड़ी रहती है? घर के आंगन में पड़ी रहती है। तो 4 पहियों की जो गाड़ी होती है उसकी गाड़ी के ऊपर लदे रहते हैं। उस गाड़ी को कौन ले जाते हैं? जो जवान बच्चे होते हैं वो उनको गलियों के अंदर, जो झुग्गी बस्ती होती है उस गलियों में धकेलते हुए आगे ले जाते हैं। ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइस द फ्लेम ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स,
sit boys and girls with their father and mothers welding piece of colored glass into circle of bangles। यहाँ तक देखते हैं इसको। एंड इन डार्क हंटर्स हटमेंट्स यानी अंधेरी जो झोपड़ियां होती हैं उनमें नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स यानी कि जो टिमटिमाते तेल के जो दिए की जो लो की जो कतारों की जो बगल होती है यानी कि जैसे ये बैठे हैं ना दिए की लो की कतारों के बगल में ये बैठे हैं ठीक है। ये बैठे हैं और जो लड़के हैं सिट बॉयज लड़के और लड़कियां विद देयर फादर एंड मदर कहाँ बैठे हुए अपने माता पिता के जो बगल में वो बैठे रहते हैं लड़के और लड़कियां। और क्या कर रहे होते हैं वो वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स यानी जो रंगीन कांच के जो टुकड़ों की जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर क्या बनाते हैं वो चूड़ियों के घेरे बनाते हैं जैसे ये बना रहे हैं। यानी ये जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं अपने माता पिता के पास में बैठते हैं और जो जो मोमबत्ती होती है ऐसे मान लो जो उसमें जो लो लगी रहती है उससे वो क्या करते हैं अपने जो टुकड़े होते हैं कांच के उससे जो सर्किल है वो जोड़कर उसको चूड़े के जो घेरे हैं वो बनाते रहते हैं ठीक है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं their eyes यानी उनकी जो आंखें हैं वो बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के प्रति अधिक एडजस्ट हो गई है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। अब यही कारण है कि वे अक्सर जो अडल्ट होते हैं यानी वयस्क होते हैं उससे पहले उनकी आंखों की रोशनी वो खो देते हैं ठीक है। तो यहाँ तक अपन आज की क्लास में देखेंगे। आगे का जो है वो आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें अपन सविता है उसकी बात करेंगे सविता के बारे में ठीक है। तो ये जो लास्ट है इसकी कहानी अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि जो क्लास है वो बड़ी नहीं हो यहाँ तक ही ठीक है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट पार्ट इसका बाकी है। फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है ये जो मैंने बताया सेकंड पार्ट है थर्ड पार्ट आपका इसका आना बाकी है। इसके साथ ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा ठीक है। ये भी आपका जल्दी मिल जाएगा ठीक है। थैंक यू।